कराची के सेना हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि इसके पीछे भारत है। अगर आप हमको इसी तरीके से परेशान करेंगे, आतंकवाद अपना पॉलिसी रखेंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा। रक्षा मंत्री पाकिस्तान ने कहा है कि पानी के मसले पर हम जंग भी कर सकते हैं। सिंदूर के पहले कि अगर कुछ जब इंडिया बोल रहा था कि हम कुछ करेंगे, तो इन्होंने एक रील बनाई थी, अगर कुछ करना है तो करो, बोल क्यों रहे हो। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इनकी हालत खराब हो गई। उस समय पाकिस्तान का बड़ा एक एम्बिशियस प्लान था कि थ्रू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर भी इस्लामिक मूवमेंट को बढ़ा करके वो एक मेजर पावर की तरह इमर्ज होना चाहते थे। 2007 लाल मस्जिद एक आइडियोलॉजिकल हब हुआ करता था इन तमाम चीजों का। हाँ, वहां से खुला कहा गया कि अगर आप पाकिस्तानी आर्मी के जवान को मारते हैं तो समझिए काफिर को ही मार रहे हैं। इतना आसान नहीं है रोकना। मतलब आप ये तो पानी तो ऐसी चीज नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी हमने ग्रिड बंद कर दिया और बिजली बंद हो गई। उसके लिए भारत को डैम्स बनाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली भी बहुत इश्यूज हैं उसमें, कैसे वो इतनी ऊंचाई पे डैम्स बनेंगे। भारत के सामने मुश्किल हो गई है। आपको नहीं लगता कि अब करें तो करें क्या? अच्छा, कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ पीओके है जिसको आपने कब्जा करके रखा हुआ है, और दूसरी तरफ कश्मीर कहते हो, आजाद कश्मीर कहते हो, शासन को चलाते इस्लामाबाद से। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रास्ट साफ साफ दिखता है और इसलिए वहां पे एंगर है। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन बलूचिस्तान में है। आसिम मुनीर इसमें बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर तरह के कैरेक्टर बनकर उभरे। हाँ, आज की तारीख में आसिम मुनीर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली। ईरान यूएस के समझौते में हेल्प करने जब आसिम मुनीर पहुंचे थे तो वहां मोसाद ने प्लानिंग की थी उनकी हत्या की। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की घड़ी है। पिछले हफ्ते पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स का एपिसोड आप तक पहुंचा नहीं और उसके लिए तो माफ़ी, लेकिन काफ़ी कुछ नया घट रहा था। आप देख ही पा रहे होंगे कि नया नया स्टूडियो बन गया हमारा। तो आप सभी का स्वागत है इस नए स्टूडियो में। और पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स का ये पहला एपिसोड है जो इस स्टूडियो में हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने दिनों तक हमें सपोर्ट करने के लिए। आखिर स्टूडियो तक पहुंचे हैं और सपोर्ट कीजिए तो शो और आगे जाएगा। पिछले एक आध हफ्ते में जब हम नहीं आए थे तब भी दुनिया में बहुत कुछ घट ही रहा था। और फिर जब इस बार हमने सोचा कि पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स किया जाए तो बहुत सारे मुद्दे थे, किस पर करें किस पर ना करें। आखिर में हमारी सहमति बनी कि पाकिस्तान पर बात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है अब। और चार ऐसी चीज़ें तो हो ही रही हैं जिससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान खुश हो या परेशान, दोनों ही बातों से हिंदुस्तान को फ़र्क पड़ना लाजमी है। हम पड़ोसी हैं उसके, और दो तीन बातों में तो हमारा नाम भी आ रहा है। तो एक तो बात हो रही है कि कराची के सेना हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी से अलग हो चुके एक धड़े ने जिम्मेदारी ली है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि इसके पीछे भारत है, और भारत का कहना है कि हम कहीं भी नहीं हैं, सबूत है तो पेश कीजिए। जाहिर है सबूत नहीं है। दूसरा मामला यह है कि दोनों देशों के बीच पानी का मसला एस्केलेट हो गया है, फिर से हुआ है। एक साल पहले भी हो रहा था, तब आप सबने बहुत सारे एक्सप्लेनर्स देखे थे कि सिंधु जल संधि क्या होती है। अब आप भूल गए होंगे शायद, तो आज ताज़ा कर लेंगे। रक्षा मंत्री पाकिस्तान ने कहा है कि पानी के मसले पर हम जंग भी कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी हिंदुस्तान ने दिया है। तीसरी बड़ी खबरें बलूचिस्तान से आईं। वहाँ से लगातार कुछ ना कुछ घट ही रहा था, हमले हो रहे थे, पाकिस्तान भी जवाब दे रहा था। महरंग बलोच, शायद आपने नाम सुना हो, वहाँ की सबसे बड़ी एक्टिविस्ट हैं। और हमने संदर्भ, हमारा जो एक्सप्लेनर शो है, उसमें विस्तार से बताया है बलूचिस्तान के बारे में, महरंग बलोच के बारे में। तो अगर आपको थोड़ी बहुत फुर्सत इस शो के बाद मिले, वो ज़रूर देखिएगा। बलूचिस्तान पर बात करेंगे। और चौथी खबर आई जो थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज हम चूंकि बैठे हैं पाकिस्तान पर बात करने, तो करनी चाहिए वो भी। ईरान यूएस के समझौते में हेल्प करने जब आसिम मुनीर पहुंचे थे तो वहाँ मोसाद ने प्लानिंग की थी उनकी हत्या की।
ये सारी बातें चारों तरफ हैं। अब पाकिस्तान नहीं मान रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा वाकई हुआ था, पाकिस्तान भले किस मुंह से मानेगा। तो 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक-एक करके बात करेंगे। मेरे साथ बॉर्डर स्टडीज़ और साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के माहिर प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी बैठे हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसके पहले भी हमारे मेहमान रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इस नए कलेवर में, इस नए स्टूडियो में भी आप हमारे पहले मेहमान हैं। धन्यवाद। 4 बात हैं, है ना, जो मैंने अभी बताई। जी। मैं चाहूँगा एक-एक करके उन पर आएँ। जी। पहले पानी पर बात कर लेते हैं। बहुत पुराना मामला है, बहुत कुछ हो चुका है इस पर, इतने बयान आते हैं रोज़, लेकिन अब रक्षा मंत्री ने कहा है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने, जो वैसे तो अपने बयानों के लिए ख़ास चर्चित रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जंग की धमकी दी है। तो एक तो ये कि क्या सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा हंसी मजाक में नहीं उड़ानी चाहिए हर बात। दूसरा ये कि उन्हें पाकिस्तान भी सीरियस नहीं लेता बहुत। तो ये मुद्दा क्या है और सीरियस ले या ना ले? मुद्दा पुराना है, जैसा आपने कहा, और सबसे पहले तो आपको बधाई नया स्टूडियो की। आपको भी सर, आप ही लोगों के लिए बनवाया है। थैंक यू। और जैसा आपने शुरू में कहा नितिन कि पाकिस्तान हमेशा चर्चा में रहता है तमाम कारणों से। पिछले 1 सालों में तमाम सारे उतार चढ़ाव पाकिस्तान में, और सिर्फ हिंदुस्तान के ही मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में रहा। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये क्या है जो पानी का विवाद है? कोई विवाद है ही नहीं असल में। एक हमारे उनके एक ट्रीटी है जो 1960 में वर्ल्ड बैंक जिसके बीच में बिचौलिया था, और ये एक ट्रीटी हुई कि जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगी, ईस्टर्न रिवर्स का पानी भारत की तरफ आएगा। वॉर्स हुए, प्रॉब्लम्स हुई, टेंशन्स हुई, ये ट्रीटी बेहतरीन तरीके से चलती रही। लेकिन जब से ये आतंकवाद का जो हमने एक नया स्वरूप देखा, उसको लेके काफ़ी देश के अंदर बार बार ये चर्चा रही स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के अंदर कि हम पाकिस्तान को प्रेशराइज कैसे करें, क्योंकि आतंकवाद उसका एक स्टेट पॉलिसी है। आपने अभी दूसरा पार्ट में हम पाकिस्तान के अंदर के आतंकवाद पर आएंगे, पर वो आतंकवाद को उन्होंने एक स्टेट पॉलिसी बना के रखी है, और ये उनकी पॉलिसी 1971 के बाद से, खास करके अफ़गानिस्तान के अंदर जो सोवियत इन्वेजन के बाद से, और उनका है कि इंडिया को वो इस तरीके से, इस तर्ज पर आतंकवाद के सहारे इंडिया को परेशान करते रहेंगे। तो क्या हमारे प्रेसिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? आप रिटेलिएट करते हैं, आतंकवादियों को रोकते हैं, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। हमेशा से रहा कि क्या हम ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका हम यूज़ कर सकते हैं? क्या हम वो पानी को एक अपना, जिसको हम कहते हैं वाटर को वेपनाइजेशन पाकिस्तान कर रहा है, कहता है, तो क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं? और अगर पिछले 2-4 सालों में देखिए तो जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, इंडिया ने उसको बहुत बढ़ चढ़ करके उसका रिटेलिएशन किया, ऑपरेशन सिंदूर या और उसके पहले के। तो ये जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये सरकार ने कहा है कि हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, ये वाटर ट्रीटी को। और जाहिर सी बात है, अगर इतनी पुरानी एक वाटर ट्रीटी है, बहुत सारे वाटर इश्यूज़ को लेकर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। इंडिया डैम बनाना चाहता है, उस पर पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसको लेके भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इंडिया का अपना वाटर सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन है। इंडिया इतना बड़ा देश है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड देश है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और ये वापस से चर्चा होनी चाहिए। 1960 की ट्रीटी 2026 के वाटर इश्यूज़ के ऊपर कितनी बेहतर होगी, ये तो एक रैशनल क्वेश्चन है और इंडिया उस पर करना चाहता है। इंडिया के 2 कंसर्न है, मेजर कंसर्न। एक ये है कि अगर आप हमको इसी तरीके से परेशान करेंगे, आतंकवादियों के तहत या आतंकवाद अपना पॉलिसी रखेंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम आपके साथ पानी साझा कर सकते हैं कि नहीं। पाकिस्तान को लगता है कि ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। डेफिनेटली 1947 के पहले कोई पाकिस्तान था नहीं, सब एक तरह का चीज़ें चल रही थी। लेकिन देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये भारत की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है और भारत को जो जितना वाटर उनको चाहिए, उसमें क्या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, क्या कम ज़्यादा कुछ हो सकता है, तो इस पर तो नेगोशिएट कर, मतलब भारत ने कुछ ऐसी बात नहीं की है जिस पे कि बहुत इरैशनल है। 2 कंसर्न है हमारे कि लेट अस रीनेगोशिएट। नंबर 2, इफ
अगर आप टेररिज्म को जारी रखेंगे तो देश की भावना है कि भाई हम उनको पानी क्यों दें, हमको वो परेशान कर रहे हैं। जैसा हादसा कश्मीर में टूरिस्टों के साथ हुआ, नाम पूछ करके मारा गया पुलवामा, उसके बाद दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुए, उसके पहले बहुत सारे ऐसे ब्लास्ट हैं जहाँ पे इनोसेंट लाइफ्स गई हैं। तो मेरे ख्याल से कोई ये इंडिया का इरैशनल डिमांड नहीं है, रीनेगोशिएट डेफिनेटली होनी चाहिए, 1960 की ट्रीटी है। अब जहाँ तक ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब की बात है, ये तो ऑपरेशन जब ये पुलवामा हुआ तो ये रील बना रहे थे, ये रील बना करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल रहे थे सिंदूर के वक्त। हाँ, सिंदूर के पहले, कि अगर कुछ जब इंडिया बोल रहा था कि हम कुछ करेंगे, तो इन्होंने एक रील बनाई थी, गुड बैड अगली वाली मूवी एक थी, वो हॉलीवुड की बहुत पुरानी क्लासिक है, कि अगर कुछ करना है तो करो, बोल क्यों रहे हो, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब बहुत ही फनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये कर रहे थे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इनकी हालत ख़राब हो गई उस समय। तो ही इज़ नोन फॉर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ रिमार्क्स। मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगर वो युद्ध के लिए तैयार है तो भारत भी युद्ध के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप युद्ध के लिए तैयार है तो हम युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर तो ऑन गोइंग है इस तरह से देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं है। और भारत, पाकिस्तान की क्या वो क्षमता है भारत से लड़ने की? तो पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा और उनको भारत के जो कंसर्न्स हैं, आप पड़ोसी हैं, भारत ने कभी वहाँ पर ऐसा, हम नहीं चाहते कि वो एक बेकार पड़ोसी हो या उनकी हालत बद से बदतर हो जाए। तो जो हमारे कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तान को एड्रेस करने चाहिए और लेजिटिमेट कंसर्न है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये है कि अबायंस में है वो ट्रीटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी नहीं जा रहा है, पानी तो जा रहा है। तो कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ नहीं खड़ी हुई है। लेकिन अगर भारत ये मानता है कि ये रीनेगोशिएट होना चाहिए तो डेफिनेटली होना चाहिए। और भारत के जो लेजिटिमेट कंसर्न, और मैं सबसे प्रमुख तौर पे कहना चाहता हूँ जो टेररिज्म वाला कंसर्न है, उस पर पाकिस्तान को कुछ कॉन्क्रीट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी त्रस्त है आतंकवादियों से। अब उसका एक पॉलिसी है कि भारत के लिए जो आतंकवाद कर रहा है वो उसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं, जो उनके आतंकवाद कर रहे हैं वो उसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं। तो इस तरह से तो देश चल नहीं सकता कि अगर इफ यू आर अपोज टू गन एंड टेरर, तो जो भारत के अंदर भी जो गन एंड टेरर के साथ जो है उनको भी अपोज करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट आप नहीं कर सकते। और आपके देश पे भी जो हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन ये जो रवैया है उनका कि भारत में अगर आतंकवाद है तो हम सपोर्ट करेंगे, वो मुजाहिदीन हो गए, और उनके आतंकवाद हो गया तो टेररिस्ट हो गए, ये तो गलत है। 3 जंग हुई लेकिन कभी भी इस ट्रीटी पर बात नहीं उठी। जी, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान अब बात उठा रहा है, इसलिए ट्रीटी पर इतनी चर्चा है। एक्चुअली इस ट्रीटी में क्या है? क्या सिंधु नदी का पूरा पानी पाकिस्तान ही इस्तेमाल करता है? नहीं, भारत चाहे तो क्या रोक लेगा? इतना आसान नहीं है रोकना। मतलब आप, ये तो पानी तो ऐसी चीज़ नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी हमने ग्रिड बंद कर दिया और बिजली बंद हो गई। उसके लिए भारत को डैम्स बनाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली भी बहुत इश्यूज़ हैं उसमें, कैसे वो उतनी ऊंचाई पे डैम्स बनेंगे। तो काफ़ी मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना भारत की तरफ से हम समझते हैं कि पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप फ़ौरन बंद कर देंगे। रिवर है, उनके पानी का फ्लो होगा तो जाएगा। वेस्टर्न रिवर्स इनके पास है, ईस्टर्न रिवर्स के पानी, उसमें भी कुछ बीच में और भी शेयरिंग्स है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्युटली उनके पास है। तो पर अगर भारत चाहे तो लॉन्ग टर्म में इसमें डैम्स बना करके इनके पानी को का रुकाव जो रोक सकता है। दूसरा, डेटा शेयरिंग्स जो होती है कि फ्लड कैसे होगा या क्या पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आ सकती है, तो वो पहले से तैयारी कर लेते थे। जी, तो इस तरह की जानकारी शेयर नहीं करेंगे। अगर इस तरह की जानकारी भारत शेयर ना करे तो इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कभी भी पानी खोल दे, कुछ ऐसे बांध्स हैं वहाँ पे, और कभी पानी रोक दे। कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जहाँ पे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसमें पानी का अगर आपने थोड़ा रोक लिया। कुछ ऐसे सीजन जहाँ पे आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो वहाँ पर जल संकट बढ़ सकता है, वहाँ पे जल संकट मेजर लेवल पे बढ़ सकता है। और अगर इंडिया चाहे तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पॉलिसी लेकर के वहाँ पर कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस कर सकता है जिसके थ्रू पानी का एब्सोल्युटली कितना रोक पाएगा वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन डेफिनेटली पानी को लेकर के उनको परेशान कर सकता है। कुछ तो कर ही सकता होगा, वरना फिर ये बयान आता क्यों? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। और उनका ये ना एकदम विरोधाभासी बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जब बात हुई थी कि पानी रुक सकता है नहीं रुक सकता, तो पाकिस्तान की तरफ से खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि भाई
तुम क्या रोक लोगे, रुक ही नहीं सकता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमारी तरफ से बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे, हम भी कह रहे थे। लेकिन अब जब वो थोड़े से उत्तेजित दिख रहे हैं, तो अब ये समझ में खुद ब खुद आ रहा है कि पानी रुके ना रुके, लेकिन कुछ तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की पेशानी पे बल है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा डेटा शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत हमने कॉमन सी, बंद कर दी है वैसे वो। हाँ, अगर बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, पर अगर हमने उनको ये नहीं बताया कि कब पानी बढ़ रहा है, कब घट रहा है, उनके पास देयर इज़ नो वे। हालांकि सैटेलाइट्स हैं उनके पास, चाइना के ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो एक प्रॉब्लम का सबब उनके लिए हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि अगर भारत ने उन सीजन्स में इनको पानी थोड़ा सा भी अगर हाथ खींच लिया, खासकर भी गर्मियाँ चल रही है, पानी की बहुत ज़रूरत है, इरिगेशन के लिए ज़रूरत है, ऐसे समय में अगर भारत ने कुछ कर दिया तो इनके लिए ज़्यादा ट्रबल होगा। शायद इसीलिए वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैं उनके बयानों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, गिवन हिज ट्रैक रिकॉर्ड्स। अच्छा, पाकिस्तान जिस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के हवाले से अपने दावे को सब्सटेंशिएट करता है और इतनी पुख्ता दलील रख रहा है, दूसरी तरफ भारत उसे बिल्कुल भी वजन नहीं देता है, उसे इल्लीगल ठहराता है। ये कौन सी कोर्ट है जिसे लेकर पाकिस्तान इतना भरोसे में है और भारत बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ रहा? देखिए, वर्ल्ड बैंक का ये आर्बिट्रेशन है, मतलब वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये संधि हुई थी। अब एक ज़माना 1960 का ऐसा था जब भारत एक बहुत ही इकोनॉमिकली उतना एडवांस नहीं था, वर्ल्ड बैंक पे आपका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था। आज वैसा कुछ है नहीं। तो पाकिस्तान क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान का कितना साथ वो लोग देंगे, वो भी एक प्रश्न है। भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि आज आप उस इकोनॉमिक स्थिति में है कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने वेट को रख सकते हैं। किस संदर्भ में ट्रीटी की गई, क्या वो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पर आज जो भारत है वो 1960 का भारत नहीं है, तो इसीलिए भारत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। भारत को लगता है कि ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या होगा और भारत को क्या वो प्रेशराइज किस वे से कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान तो हमेशा इस तरह की बातें करता रहा है, तो उसका इतना कोई रेलिवेंस नहीं है। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ये कहें कि उसके थ्रू आप प्रेशर कर लेंगे इंडिया के ऊपर, तो आज भारत की इकोनॉमिक स्थिति वैसी नहीं है जो 1960 में हुआ करती थी। अच्छा, मान लीजिए भारत बिना शर्त के इस जल संधि को चलने थे, बहाल करते, डेटा शेयरिंग करने लगे, तो अब क्या इंडिया इतना सख्त रुख दिखाकर फंस नहीं गया है? क्योंकि अगर हमने नहीं किया, जो हम नहीं करेंगे और सख्त होते जाएंगे, तो एक तो यही खतरा है, खतरा तो है ही कि वो युद्ध के लिए तैयार खुद को बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, डिस्टर्बेंस फैलाएंगे। दूसरा ये है कि अगर हमने होने दिया तो ये लगेगा कि होने दिया इसलिए क्योंकि हमने ऐसा प्रेशर डाला कि भारत की सरकार झुक गई। तो अब भारत के सामने मुश्किल हो गई है। आपको नहीं लगता कि अब करें तो करें क्या? देखिए, इसमें मुश्किल डेफिनेटली है, जैसा आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन सकता है, एक नैरेटिव बन सकता है, लेकिन इसको रीनेगोशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे। इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि हम इसको रीडिस्कस नहीं कर सकते या हम बिल्कुल पूरी तौर से बंद कर देंगे। अब इसका पॉलिटिकल नैरेटिव एक अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया का मुझे कोई भी ऐसा बयान ऑफिशियली याद नहीं आ रहा जिसमें इंडिया ने कहा कि हम बिल्कुल इस पर बात ही नहीं करेंगे, इट इज़ क्लोज, इट्स अ एंड चैप्टर। तो इंडिया इज़ विलिंग। इंडिया ने ये कहा है कि आप हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करिए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग्स भी बंद है, डिप्लोमेटिक भी बहुत कुछ कट ऑफ है। इंडिया के अपने कुछ कंसर्न है, इंडिया बार बार उसी का हवाला देता है कि आप लेट अस टॉक इन अ वे कि आप टेररिज्म को पहले एड्रेस करो। और वो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है, जो उनके यहाँ पर लोग हैं, अगर उसको थोड़ा भी कंट्रोल कर ले तो एक पॉजिटिव सिग्नल वो भारत को भेजेंगे। तो मेरे ख्याल से रीनेगोशिएशन का, डिस्कशन ऑन द टेबल का वो डोर अभी भी क्लोज नहीं है, और भारत ने कभी ये नहीं कहा कि दिस इज़ अ डन केस, हम इसको बिल्कुल ही मानते नहीं, हम ख़त्म कर देंगे। भारत ये बोल रहा है कि 1960 की ट्रीटी को हम नहीं मान रहे, बट ये नहीं बोल रहा है कि हम ट्रीटी नहीं करेंगे या हम नहीं करना चाहते। अभी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर भी कुछ बयान आए। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर किस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं? जिसमें एक बार फिर, जैसे पाकिस्तान के बारे में सबको मालूम है कि वो अपनी तारीख इस्लाम की तारीख से जोड़कर देखता है, और वहाँ पर जो सभ्यता है डेफिनेटली सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, तो वहाँ पर पाकिस्तान अब उसे क्लेम कर रहा है कि नहीं, ये तो हम थे, हमारा है, जबकि एक वक्त तक वो उससे मुंह छिपाता रहा है।
नितिन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, हम लोग जब क्लास में बातचीत करते हैं, वेयर वाज पाकिस्तान इन 1947, 1946 में या 42 में, चलिए 46 तक शायद आंदोलन शुरू हो गए थे, 45 में कुछ रिजोल्यूशंस वगैरह आ रहे थे, बात बहुत स्ट्रांग हो रही थी। लेकिन कहाँ था पाकिस्तान एज अ कंट्री? उसका मैप क्या था? एज अ कंट्री उसका पॉलिटिकल स्टेटस क्या था? तो ये तो भारत था, और भारत का मतलब ही पूरा सिंधु घाटी, भारत का मतलब ही लाहौर, भारत का मतलब ही कराची। लाहौर से आपके इतने सारे रिवोल्यूशनरीज पैदा हुए। लाहौर एक मेजर सेंटर था रिवोल्यूशनरी एक्ट का। और पाकिस्तान, देयर वाज नथिंग लाइक पाकिस्तान। ये तो 47 के बाद आपको एक पॉलिटिकल कंट्री मिला जो पाकिस्तान हुआ, और उसके कॉन्ट्रडिक्शंस आप देख रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं जो पाकिस्तान खुद चर्चा नहीं करता है। तो क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या नहीं क्लेम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको भी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इतिहास पता है, उसको पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या था और वो क्या है और किसका क्या लिंकेजेस है। पाकिस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं, पुराने मंदिर है, देवी का मंदिर है, जहाँ पे वहाँ पे लोग जाते हैं, जो वहाँ पे बहुत जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो उस देवी के मंदिर में जाते हैं। मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे एक स्टोरी की थी बहुत अच्छी। हिंगलाज भवानी जी, वहाँ राज भी वहाँ पे है। और वहाँ पे कहते हैं लक्ष्मण का एक टेम्पल है, राम लक्ष्मण, जो रामायण से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में है, और वो मतलब ये कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कोई नॉर्थ अमेरिका का कंट्री नहीं है। पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और 47 के पहले पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। अच्छा, 2-3 दिन पहले जो हुआ उसे लेकर भी हिंदुस्तान में बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। कराची में हमला हुआ जी, पाकिस्तान ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया, कहा कि इंडियन प्रॉक्सीज ने इसे अंजाम दिया है। पाकिस्तान पर तो टीटीपी जैसे संगठन पहले भी हमला करते रहे हैं, अब 1 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस बार क्या अलग है? इस बार कुछ भी अलग नहीं है। ये कहानी शुरू होती है, मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा। कहानी शुरू होती है 9/11 के बाद से। उसके पहले तो सब कुछ बेहतर था। पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल कर रहा था, प्रॉक्सी था उसका, हथियार दे रहा था। अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर चल रही थी जिसमें नॉर्दर्न अलायंस अलग था और तालिबान एक अलग था। पूरा सपोर्ट था पाकिस्तान का। और उस समय अब क्योंकि इतिहास में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, यहाँ तक कि चाइना के अंदर जो इस्लामिक मूवमेंट था, उन सब का अड्डा ये फाटा रीजन हुआ करता था। काफ़ी स्ट्रांग थे सब वहाँ पे एक साथ मिलजुल करके रहते थे, और पूरा टेरर ऑपरेशंस, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इनके थे। 2001 के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर हुआ। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरीके से उनको अमेरिका ने प्रेशर दिया कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, और मुशर्रफ ने बहुत रिलक्टेंट होकर के वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू किया। जैसे ही उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर में साथ दिया, पाकिस्तान के अंदर वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गए, क्योंकि मुजाहिदीन थे ये सारे के सारे, पाकिस्तान ISI, आर्मी सब इनके साथ जुड़े हुए थे। और पाकिस्तान का बड़ा एक एम्बिशियस प्लान था कि थ्रू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर भी इस्लामिक मूवमेंट को बढ़ा करके वो एक मेजर पावर की तरह इमर्ज होना चाहते थे। दैट वाज अ वेरी बिग प्लान ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी बहुत सारी किताबों में जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी की है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी के ऑथर्स ने भी ये सब लिखा हुआ है। तो वो पूरा प्लान ही उनका डिरेल हो गया 9/11 के बाद से रिलक्टेंटली। और उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई। एक बहुत मेजर एक्सीडेंट जो पाकिस्तान की है, लाल मस्जिद 2007। लाल मस्जिद एक आइडियोलॉजिकल हब हुआ करता था इन तमाम चीज़ों का। और जब मुशर्रफ ने टर्न लिया, पाकिस्तान जो तालिबान के आखिरी राजदूत थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनकी किताब भी है माई डेज विद तालिबान। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आफ्टर 9/11, जब अमेरिका आने वाला था अफगानिस्तान के अंदर। आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया और अमेरिका के हवाले किया गया। उन्होंने माई डेज विद तालिबान में इसकी जिक्र किया हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उन्हें ह्यूमिलिएट किया। अब्दुल सलाम ज़ईफ, वो उनको अरेस्ट करके वहाँ से दिया गया। लाल मस्जिद के अंदर एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हुआ लाल मस्जिद का, और लाल मस्जिद के थ्रू मुशर्रफ पे अटैक हुए। और उसके बाद लाल मस्जिद का सीज जो 2007 में मेरे ख्याल से है,
पूरा उसको कब्जा किया गया। आर्मी का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, तकरीबन 100-150 लोग मारे गए। हाँ हाँ, वहाँ से खुला कहा गया कि अगर आप पाकिस्तानी आर्मी के जवान को मारते हैं हाँ, तो समझिए काफिर को ही मार रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उस तरह की चीज़ें थी वहाँ पर। उसके बाद फिर 2014 में ये फाटा रीजन पे एक इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, जज्बे अब्र करके, अगर मैं सही उसको प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। वो ऑपरेशन था, एक मेजर ऑपरेशन था इन तमाम ग्रुप के खिलाफ, टीटीपी, उज्बेक इस्लामिक मूवमेंट, तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इन सब के खिलाफ वहाँ पर एक मेजर ऑपरेशन शुरू किया। उसमें पाकिस्तान ने एक गुड तालिबान बैड तालिबान का आइडिया लेके आए। अब गुड तालिबान कौन है? हक्कानी। गुड तालिबान कौन है? एक मसूद करके हुआ करते थे, वो गुड तालिबान हो गए। जो वो जो अफगानिस्तान या जो जिनसे उनका एक लार्जर सपोर्ट है। गुड मुजाहिदीन भी हो गए, लश्कर तोयबा जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और कुछ हो गए बैड एलिमेंट्स जो उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो शरिया चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके का रूल है वो बिल्कुल हट जाए, बिल्कुल शरिया जो अफगानिस्तान के अंदर जैसा है वैसा ही एक सिस्टम वहाँ पे मतलब जैसा सपना पाकिस्तान को बनाने के पीछे देखा गया था, अब उसे साकार किया जाए। सही मायनों में उसे एक शरिया देश होना है। हाँ, मतलब जिन्ना का क्या सपना था पता नहीं, उसको तो पूरा डिरेल हो गया। पर उसके बाद के जो सपने, लाल मस्जिद, वैसे उनके सपनों को लेकर पाकिस्तान में बहुत बात होती है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने बहुत साफ साफ बोला है कि उनके किसी एक दो बयान से इस बात का आइडिया ना लगाया जाए कि वो कोई बहुत सेकुलर देश चाहते थे, क्योंकि उनके एक बयान पर उनके किया हुआ बहुत भारी है। एक तो उनका किया हुआ और उनका एक बहुत बोला हुआ और डॉक्यूमेंटेशन है बहुत बड़ा। तो उनका ये कहना है कि भाई इससे तुम ना बहुत ही ज़्यादा भ्रम की स्थिति मत रहा करो। वो उस तारीख में उन्होंने बोल दिया। आदमी एक फील में होता है और भाई जड़ तो हिंदुस्तान में ही थी, तो उन्होंने कह दिया, क्योंकि उन्हें भी एक मुल्क तो बनाना ही था। और इतनी सारी आबादी जो वहाँ रहती थी जो गैर मुस्लिम थी, वो ये थोड़ी चाहते थे कि वहाँ केओस हो जाए, वहाँ पर एक सिविल वॉर ही छिड़ जाए शुरू से ही। तो उन्होंने कह दिया, बिल्कुल, मतलब है ना। ये आयशा जलाल जो वहाँ की बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, उनके एकदम विपरीत प्रस्थापना है इश्तियाक की है, और अब काफ़ी एस्टेब्लिश्ड भी है। हाँ। इश्तियाक बचे हुए वो बाहर यूरोप में रहते हैं इसलिए। हाँ बिल्कुल, बाहर पढ़ाते हैं और बाहर के नागरिक हैं। आई थिंक अच्छे स्कॉलर है वो। तो क्या था नहीं है, लेकिन जो आइडियोलॉजिकली आपने जिस वे से पाकिस्तान को नर्चर किया, खास करके ISI या जो भी मुजाहिदीन, जिहाद, ग्लोबल जिहाद, वो कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ पे उभरने लगा 2007। फिर आपने 2014 में एक मेजर ऑपरेशन किया। आप शायद लोग भूल रहे हों, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी इसी TTP ने 2014 में अटैक किया था और उसमें काफ़ी लोग मरे थे। इन्होंने वाघा बॉर्डर पे जो पाकिस्तानी साइड है वहाँ पे भी अटैक किया था। तो ये जो स्प्रिंटर ग्रुप है ये कोई आज पैदा नहीं हुआ है। इसका UN की जो लिस्ट है, जो टेररिस्ट लिस्ट है, अगर कुछ आपके दर्शक जाके UN की लिस्ट पे अगर इसको खोजना चाहें तो वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके मेजर टेरर स्ट्राइक्स भी मिल जाएंगे जो इसने पाकिस्तान के अंदर कर रखे हैं। तो ये कह देना कि इंडिया का, भाई ये तो 2014 से है आपके पास, स्प्रिंटर ग्रुप है ये, आपके यहाँ स्ट्राइक्स कर रहा है, आप इसको जानते हैं। आज उसका सेफ हेवन हो सकता है तालिबान के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो या उन्हीं रीजन्स में हो, तो ये तो हमेशा से एक्टिव है। अब आज वो आपके लिए भारत, मतलब मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि अगर आप सिर्फ UN के साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इसका है, पूरा जिक्र है, इसके मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक जो ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के अंदर कर रखे हैं उसका जिक्र है और मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक्स है। इसने ईस्टर संडे में एक पार्क के अंदर बहुत बड़ा एक टेररिस्ट स्ट्राइक किया था इसी ग्रुप ने और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा था। तो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को पता है। और अगर इंडिया सपोर्टेड है तो अफगानिस्तान पे क्यों अटैक कर रहे हैं वो? तो वो सबको पता है कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। आइडियोलॉजिकली इंडिया सपोर्टेड है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर क्यों अटैक कर रहा है? अफगानिस्तान पे क्यों अटैक कर रहे हैं भाई पाकिस्तान? नहीं, क्या पाकिस्तान ये नहीं मानकर चल रहा थोड़ा बहुत कि अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो थ्रू अफगानिस्तान इस आतंकी संगठन को कर रहा है, तो वो अफगानिस्तान पर कर रहा है जैसे ईरान उन देशों पर करता है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ये बड़ी पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की आर्मी को अब उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ करना है, उनको ये दिखाना है कि वो बड़े मजबूत हैं। पहले जब तालिबान था उनके यहाँ पे था, तालिबान को बचाया उन्होंने अमेरिकन से। आज वही तालिबान वहाँ पर है जिसको कि उनके प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था इमरान खान ने
बिल्कुल, सोशल मीडिया पे उन्होंने इसको विक्ट्री घोषित की थी। जंजीरें टूट गई, जी, ये कहा था। वहाँ पे आईएसआई के हेड चाय पीते हुए अफगानिस्तान के अंदर उनकी फोटो पूरे दुनिया में गई, ऑल ओके। ऑल ओके। वो नेगोशिएट करा रहे थे कि किस तरीके से उनका कैबिनेट बनेगा, क्या बनेगा। आज वही तालिबान उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। जब उसके पहले की सरकार थी जो कि अमेरिका सपोर्टेड थी, अमेरिका थी, तो उनको वो कहते थे कि जो इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं पेशावर के पास है, वो हमारे बॉर्डर्स के पास है, वहाँ से इंडिया एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी करा रहा है। तो वो इनकी तमाम चीज़ें हैं बहुत पहले से, और उनको मतलब पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि यही अफगानिस्तान है, एक ऐसा देश जिसने 1947 में पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है, और ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान मानता है, अफगान्स नहीं मानते हैं। तो इसकी तो बहुत पुरानी लड़ाई है इनकी, आज की नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमला भी हुआ है। जी, थोड़ी देर पहले हमला हुआ। तो वो इस तरीके के स्ट्राइक्स वहाँ पे कर रहे हैं, और डेफिनेटली तालिबान इसको रिटेलिएट करेगा। जो भी तालिबान का इतिहास रिटेलिएट करेगा ना, वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर रहे अब, है ना उनके पास कोई एयरफोर्स है। वो हद से रिटेलिएशन में भी इतना ही कर पा रहे हैं कि वो कराची में अंदर घुस के छिटपुट हमले करें, उसमें भी वो कई बार निर्दोष लोगों की जान ही ले लेते हैं। जो उनसे लड़ने जाते हैं उनकी तो जान कहीं नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा वक्त भी आ सकता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का तो उतना कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, लेकिन ये खिसियानी बिल्ली जो है वो अफगानिस्तान का खंबा नोच लेगी कि नहीं, ढंग से घुस जाए, क्योंकि कोई बचाने वाला है नहीं। ये बड़ा उम्दा सवाल है नितिन आपका। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, उन्होंने एक बयान दिया था, उनसे ये पूछा गया पाकिस्तान को लेके, जो आप प्रश्न कर रहे हैं शायद कुछ ऐसा ही किसी एक पत्रकार ने एक ऐसा प्रश्न किया था। उन्होंने बड़ा एक मुतक्की से, जी हाँ, मुतक्की से एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उन्होंने कहा कि वो जाके ब्रिटानिया से पूछो क्या हमने किया उसका, अच्छा, जाके रशियन से पूछो हमने उसका क्या किया, जाके अमेरिकन से पूछो हमने उसका क्या किया। तो पाकिस्तान, उन्होंने मतलब इतिहास बताया कि अफगानिस्तान का क्या इतिहास है। और पाकिस्तान को अगर लगता है जिस देश को या जिस कौम को जब ब्रिटिश जैसा एक कॉलोनाइजिंग पावर डिफीट नहीं कर पाया, एग्रीमेंट करके वो भागा है, ड्यूरेंट वो रात में एग्रीमेंट करते हैं, सुबह भाग गए और उसी एग्रीमेंट को हमेशा दिखाते रहे, जिसको आप रशियंस जो सोवियत यूनियन की अपने हाइट पे हुआ करता था नहीं डिफीट कर पाए। चलिए ठीक है, उसमें उनका अमेरिका हेल्प कर रहा था, मान लिया। अमेरिकन्स, द मोस्ट पावरफुल कंट्री, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स उन्होंने लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, और सपोर्ट कौन कर रहा था? चलिए पाकिस्तान के अंदर फाटा, पाकिस्तान भी क्या सपोर्ट कर रहा होगा, वो वहाँ पे लड़ते रहे। तो ये लड़ने के लिए है, दे नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्फ, उनको सब पता है, और वो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल कंडक्ट्स है, कोड्स है, वो बहुत ऑपरेट करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर उनके लिए बहुत सिंपैथी है। दूसरी चीज़ है, जो मैंने कहा, जो मदरसेज आपने तैयार किए, जो जिहादी एलिमेंट्स तैयार किए, वो तालिबान को एज अ विक्ट्री पावर देखते हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने अमेरिकन्स को पिछाड़ दिया, जो अमेरिकन्स को कोई कुछ नहीं कर पाया। तो तालिबान हैज़ अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक विक्ट्री का उनको सेंस है, और उसके सपोर्ट बेस पाकिस्तान के अंदर है, बहुत सारे हैं। तो पाकिस्तान का एज अ स्टेट इतना इजी नहीं है कि वो तालिबान को नस्तो नाबूद कर दे। अच्छा, तालिबान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान ने उसको इतना सपोर्ट किया है, फिर ये भी सच है कि पाकिस्तान ने जब अमेरिकन चले गए तो भी सपोर्ट दिखाया था। ये भी ठीक बात है कि दोनों पड़ोसी हैं, और बहुत बड़ा व्यापार है अफ़गानिस्तान का जो पाकिस्तान से होता है। अभी पिछले दिनों जब सरहदें बंद हो गई थी तो बहुत तरह के मेवे थे, सेब वगैरह थे जो सड़ रहे थे अफ़गानिस्तान की तरफ। तो प्रॉब्लम क्या है आखिर? तालिबान पाकिस्तान के साथ दोस्त क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्त तो कोई भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। देखिए, तालिबान तहरीके तालिबान को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि दोनों पश्तून्स हैं और एक ट्राइबल कनेक्ट है। अगर तालिबान ने जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है
अगर वो कल को बोले कि हम तहरीके तालिबान को हम यहाँ से हटा रहे हैं या निष्कासित कर रहे हैं, हमारा कोई नहीं, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये सारे के सारे पश्तून से उनके अंदर इंटरनल डिसेंट शुरू हो जाएगा। जिस चीज़ को लेके आपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जिस आइडियोलॉजिकल बेस पे आपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, आप उसको डीलेजिटिमाइज नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान बहुत एग्रेसिव एक्ट कर रहा है, जो कि बहुत थोड़ा अटपटा सा है पाकिस्तान के को लेकर के, मेरे ख्याल से वहाँ की आर्मी पे प्रेशर है, पाकिस्तानी आर्मी पर, जो लॉजिकल बात लगती है। पाकिस्तानी आर्मी पे क्यों प्रेशर है? क्योंकि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर टेरर स्ट्राइक्स हो रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप उसको पाकिस्तान का मीडिया जो भी बोले, उनको पता है, वहाँ की जनता को पता है कि उसमें कितना भारी नुकसान पाकिस्तान की आर्मी को झेलना पड़ा है, उनके एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया भारत ने। तो ये जो प्रेशर है, इसको पाकिस्तानी आर्मी का एक इतिहास है जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जानती है कि व्हेनेवर दे आर अंडर प्रेशर, आइदर दे विल डू समथिंग इन इंडिया और दे विल डू समथिंग समवेयर एल्स। अब समवेयर एल्स का उनके पास कोई तरीका है नहीं। तो ये जो अफगानिस्तान पे अटैक है, दिस इज टू लेजिटिमाइज आसिम मुनीर कि आई एम अ वेरी पावरफुल। अब उसको आपने फील्ड मार्शल बना दिया, किस लिए भाई पता नहीं है। एक हारी हुई जंग के लिए वो फील्ड मार्शल बन गया। मतलब 2 फील्ड मार्शल हुए, एक उन्होंने एक ने अपने आप को ऐसे ही डिक्लेयर कर लिया, इन्होंने भी अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, अयूब खान। हाँ, तो ये तो पाकिस्तान की आर्मी का एक अजीबोगरीब इतिहास है। तो अब इनको अपने को पावरफुल दिखाने के लिए दे हैव टू डू समथिंग। तो वो अफगानिस्तान में उन्होंने 4 बम मार दिए अपनी एयरफोर्स को लेकर के कि हम कहीं नहीं झुकते, हम कहीं नहीं झुकते, हम सबसे लड़ लेते हैं। तो ये प्रेशर है उनके ऊपर। जैसे कि वहाँ पे एक एक्सप्रेस थी, जाफर एक्सप्रेस थी जी। जाफर एक्सप्रेस के बाद विवेक कार्जुन, एक जो भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल फर्स्ट पोस्ट में लिखा था शायद, कि क्यों इंडिया को बहुत सचेत हो जाना चाहिए, दे मे बी प्लानिंग सम अटैक इन इंडिया। और उसके बाद ये पुलवामा वाला अटैक हुआ। तो जब भी उनके ऊपर प्रेशर होगा पाकिस्तानी आर्मी पे, दे विल डू समथिंग। तो वो कुछ दाएं बाएं करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ इंटरनेशनल केओस फैलाएंगे, जिससे पाकिस्तान के अवाम और वहाँ की सरकार को महसूस होने लगे कि भाई पाकिस्तानी आर्मी से पिंड नहीं छुड़ा सकते आप, क्योंकि ये तो यही हैंडल करेंगे। बिल्कुल। तो अभी आप बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में चर्चा में आ गया है। मतलब सरकारों के लेवल पर बात होती रहती होगी। मुझे आज भी याद है, मनमोहन सिंह ने एक बार बोल दिया था बाहर जाकर, और क्या हंगामा मचा था हिंदुस्तान में। अभी हमने भी उस पर एक्सप्लेनर बनाए हैं बलूचिस्तान पर, और हम भी समझा रहे हैं लोगों को एक्चुअली वहाँ लोगों के साथ हुआ क्या, किस दगाबाजी के साथ बलूचिस्तान को पहले पाकिस्तान में मिलाया गया, और उसके बाद एक पॉलिसी बनाई गई ताकि ईस्ट पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश है, वो वोटों के जरिए कहीं हुकूमत ना हासिल कर लें। तो इसलिए पूरे वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बना दिया गया, और उसमें जो वहाँ की पहचान थी, पंजाबियों की, सिंधियों की, बलूचों की, वो डर गए कि ये तो हमारी पहचान कहीं घुल मिल जाएगी। और आखिरकार सबके अपने अपने असंतोष हैं। उनमें बलूचों का संतोष आज तक खत्म नहीं हुआ, पख्तूनों का भी नहीं हुआ, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। तो ये जो दूसरा संतोष है बलूचिस्तान वाला, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी वहाँ जो लोगों के गायब होने का आंकड़ा है, उस पर हमने बलूचिस्तान में बैठे कुछ लोगों से बात की है, उन पर ही पॉडकास्ट किया था, और वो बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं। एक साहब तो उनमें से जर्मनी में चले गए, और उन्होंने जो कहानी बताई है, मैं चाहूँगा वो पॉडकास्ट भी पिन करें मानो, और लोग उसे देखें। लेकिन अब ये बढ़ गया सर, स्पेशली फरवरी 2026 से गायब होने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ गए हैं। तो अगले 5 साल में आपको बलूचिस्तान कैसा दिख रहा है? देखिए, बलूचिस्तान में और स्थितियां बुरी होंगी, जो मुझे लगता है। उसका कारण ये है, अभी आपने डॉक्टर बलोच की बात की, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको फिर महरम बलोच को उनको आजीवन कारावास शायद दे दिया है जी। और एक वो पीस एक्टिविस्ट है। एनीवे, मतलब वो तो उनकी आर्मी की अपने प्रॉब्लम्स है। बलूचिस्तान सबसे पिछड़ा हुआ रीजन है। अगर आप आंकड़े उठा के देख ले पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक जो डेटा है, उसमें आपको जो सबसे पिछड़ा हुआ रीजन मिलेगा वो बलूचिस्तान है। इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान ऑल्सो मिनरल के वे में सबसे ज़्यादा रिच भी है, और सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का। अब वहाँ से आप गैस ले रहे हैं, वहाँ से मिनरल्स ले रहे हैं, पर उसको आप इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं। उनका एजुकेशन लेवल बहुत नीचे है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और बलोच को कभी भी इन्होंने एज अ
मतलब जो सिटीजनशिप का जो एक होता है ना कि हम आप पे विश्वास करते हैं, वो विश्वास इन्होंने कभी बलूचिस्तान पे दिखाया ही नहीं। सीपेक वहाँ से जा रहा है, एक मेजर वो है सीपेक का, जो बलोच कहते हैं कि मलाई जो है वो पंजाबीज खा रहे हैं, वो सिंधीज खा रहे हैं, हमको सीपेक का कुछ नहीं मिल रहा और इसीलिए वो सीपेक से नाराज है। तो चलिए वो एक अलग बात है कि आपने पाकिस्तान बना लिया या जो भी कर लिया, उनके अपने प्रॉब्लम्स थे, अपने इश्यूज थे, वो नहीं आपके साथ शामिल होना चाहते थे, अलग चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से इवन आफ्टर यू गेटिंग पावर आपने उनको जितना पीछे छोड़ रखा है, उसका एक बड़ा खामियाजा वहाँ पर है। और बलोच भी एक बहुत इंडिपेंडेंट कौम है, मतलब वो अपने आप को एक उनकी लेगेसी है, उनका इतिहास है, तो वो अपने आप को किसी से कम नहीं आंकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम्स है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो या चाहे जो हो, उनको लगता है कि शायद हम आज़ाद हों और उसके बाद हमको जो हमारे राइट्स हैं हम उसको डिफेंड कर पाएँ, या जो हम इकनॉमिक स्थिति है वो हम उसको ठीक कर पाएँ। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि सीपैक, दूसरा है कि मिनरल रिसोर्सेज वो बलूचिस्तान में ही है, तो वो उसको पे कब्जा जमा के रखना चाहते हैं। और ये पाकिस्तानी जो, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है, जो बहुत लोग चर्चा नहीं करते हैं, इश्तियाक साहब की आपने बात की, उनके वर्क में थोड़ा बहुत है ये, कि किसको पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान जो पंजाबीज थे तो वो तो वहाँ रह रहे थे, सिंधीज वहाँ रह रहे थे, बलोच वहाँ रह रहे थे, पश्तून रह रहे थे, तो पाकिस्तान मिला किसको? पाकिस्तान यहाँ के मुजाहिर्स जो यहाँ से जिन्ना या मुहाजिर जो गए, मुहाजिर्स जो भारत से पाकिस्तान चले गए, जो मुहाजिर्स गए उनको मिला, मतलब हाँ सही बात तो उनका पाकिस्तान, तो सही बात है, हाँ, उनका पाकिस्तान उनको बना, मिला, हाँ। उनको मिला। जब मुहाजिर्स सिंध में सेटल होने लगे तो सिंधीज को प्रॉब्लम हुआ। कराची के प्रॉब्लम सबको पता है, MQM, बिल्कुल। और आपकी ये मूवी भी बनी हुई है धुरंधर, उसमें थोड़ा बहुत उसका जिक्र है कि कैसे बलोच मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मुहाजिरों की पार्टी थी। जी, तो उस तरीके से अल्ताफ भाई, हाँ, अल्ताफ भाई और उनका पूरा सिंडिकेट था, पूरा कराची के अंदर अंडरवर्ल्ड थे, वो गुंडागर्दी का पूरा दौर है, पूरा दौर 90 का पूरा इतिहास रक्त रंजित है, बिल्कुल। और एक मुझे वाकया याद आ रहा है कि जब ये जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ये सिंधी थे, इन्होंने सिंधी भाषा को प्रोमिनेंस दिया। और एक पाकिस्तान का अखबार है, मैं नहीं नाम मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत प्रोमिनेंट अखबार है, उसका हेडलाइन था कि उर्दू का जनाजा है जरा धूम के निकले। अच्छा, मतलब उनको लग रहा था कि सिंधी धूम से निकले, कि जिस तरह से सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, ये उर्दू के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है। तो ये फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान के अंदर नई नहीं है। हाँ, तो उर्दू को तो कोई अपनी भाषा में मानता भी नहीं, वहाँ पे नहीं मानते, क्योंकि पंजाबी बोलेंगे, सराइकी बोलेंगे, सिंधी बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, हाँ, अब तो नहीं रहा, लेकिन कोई क्यों बोलेगा उर्दू? तो पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो 1971 में वो बहुत एविडेंट हो गया कि आपने मजहब के नाम पे बनाया पर भाषा के नाम पे आप जुदा हो गए। तो भाषा, जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उन तमाम चीज़ों का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसका मिश्रण पाकिस्तान है। और उस मिश्रण को बचाए रखने की जो क्षमता है वहाँ पर, वो पाकिस्तानी आर्मी में है। और इसलिए वो एंटी इंडिया एज अ, मतलब ऑर्गेनिक जो उनका एक वो है, आउटलुक है कि अपने को अगर स्ट्रेंथन रखना है तो वो इस तमाम चीज़ों से हटाने के लिए, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो इंडिया की तरफ आपको डाल देते हैं हमेशा बार बार। तो इसीलिए वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, टेररिज्म करते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं। तो बलूचिस्तान तो बेचारा पिछड़ा हुआ है, उस पर ना आपने डेवलपमेंट का ध्यान दिया, ना उनको आपने अपने साथ शामिल करने का ध्यान दिया। आप एक नेता एक बढ़िया मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान के अंदर इतने सारे हुए हैं, आर्मी तो वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे बलोच की आप देख लीजिए कितना रिक्रूटमेंट है बलोच का, कितना रिप्रेजेंटेशन है बलोच का। तो अगर आप इस तरीके से उनको एज अ सिटीजन भी इतना डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो वो रिवोल्ट होगा, और वो रिवोल्ट वहाँ पे हो रहा है। नहीं, पाकिस्तानी ड्रामों में बलूचों का जिस तरह मजाक उड़ाया जाता है, बिल्कुल, और बलूच लोगों को जिस तरह आतंकवादी वो चित्रित कर रहे हैं, और अब बलूचों को वो हिंदुस्तान से जोड़कर जैसे देख रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर संदेह है तो उसके बाद ये होना ही था। बाय द वे, ये आपने जब बोला मुझे ध्यान आया कि हिंदुस्तान में भाषा का विवाद था, उसी दौरान उठा था, लेकिन बड़ी समझदारी से पॉलिटिकल लीडरशिप निपटी
और राज्य भी बनने दिए। बिल्कुल, अगर भाषाई आधार पर बनने तो हाँ, राज्य हाँ, बना दिए। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी एक पहचान इंडियन है, लेकिन अगर आपकी दूसरी तीसरी पहचान ये हो सकती है कि भाई मैं पंजाबी हूँ या बंगाली हूँ या मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, तेलुगु कन्नड़ बोलता हूँ और जहाँ ज़रूरत है तमिल बोलता हूँ, तो भाषाई आधार पर राज्य बना लो। इतनी छूट दो कि वो भारत के बाहर भी ना जाएं, और जब आप थोड़ा छूट देते हो तो इंसान थोड़े करीब आ भी जाते हैं। ज़्यादा कस के पकड़ोगे तो वो छिटकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में सीपैक सफल ना हो, इसकी बहुत कोशिशें हैं बलूचों की, और वहाँ पर जो चाइनीज़ लोग पहुँचते हैं, उनकी हत्याएं लगातार हुई हैं। जी, जी, जी। मुझे याद आ रहा है एक वीडियो जिसमें एक बलूच महिला ने बाकायदा हुँ, 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 आत्मघाती हमला किया था, हुँ। और चीन के इंजीनियर्स लेकर लौट रही उनके वापस वो घर आ रहे थे, लौट रही एक वैन में धमाका कर दिया जी, था। जी, जी। तो वो जान देने से बाज नहीं आ रहे। मतलब एक तरफ बहरंग बलोच हैं जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती हैं, दूसरी तरफ ऐसी बलूची महिलाएं हैं जो जान देने को तैयार हैं, अपने आप को खुद उड़ा ले रही हैं। चीन ने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा है कि हमें लगता है कि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आपको सीपैक पूरा कराना है तो अब हम खुद अपने सैनिक भेजेंगे और अपने इंजीनियर्स को बंदूकें भी देंगे। आपको क्या लगता है, किसको चिंता होनी चाहिए इसकी? भारत को भी होनी चाहिए कि अब चीन वहां आ जाएगा, वो भी हथियार के साथ? नहीं, भारत को तो चीन की एनीवे चिंता है, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान को होनी चाहिए। अच्छा आपने ज़िक्र किया, पाकिस्तान इनके तकरीबन 1500 इंजीनियर्स और ये सब तमाम चाइना के जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पर है सीपैक में, जिनको अटैक झेलना पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले कुछ समय में अपना एक यूनिट बनाया है, उसमें तकरीबन 1500 सोल्जर्स भी हैं, जिसका स्पेसिफिक काम है सीपैक के जो चाइना के जो नेशनल्स हैं उनको डिफेंड करने का। तो 1500 के लिए 1500 या 3000 के कुछ ऐसी यूनिट उन्होंने बना के रखी हुई है। अब सीपैक से जो इनका विरोध है, वो विरोध ये है कि सीपैक के थ्रू जो भी चाइना आया ही क्यों है सीपैक में, क्योंकि उसको पता है कि एक तो ये मेजर ट्रेड रूट बनेगा, दूसरा है कि एक मिनरल्स और ये तमाम चीज़ें के तहत वो उसको लेगा वहां से। जो आसिम मुनीर भी अमेरिका को जो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं कि हमारे अंदर मिनरल्स है, ये है, वो मिनरल्स हैं कहाँ पे? पंजाब में है, सिंध में है, कहाँ पर? वो ये तो नहीं बता रहे हैं। तो ये लड़ाई उसकी है। तो वो बलोच जो अटैक कर रहे हैं वो दरअसल इस प्रोजेक्ट को डिरेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद, देखिए आपने प्रोजेक्ट बनाए, उसका बेनिफिट जो लोकल कम्युनिटी को होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमेशा हम डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में बात करते हैं कि भाई अगर यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी तो लोकल्स को बेनिफिट होगा, अगर यहाँ से रोडें गुजरेंगी तो लोकल्स को बेनिफिट होगा। दुर्भाग्यवश जो बलूचिस्तान के अंदर स्थिति है कि वहाँ से तो इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं लेकिन लोकल्स को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। और ये मतलब रेटोरिक के टर्म्स में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप सिर्फ सोशो इकोनॉमिक डेटा पाकिस्तान का उठा के देखिए, उसमें आपको ये तस्वीर साफ दिख जाएगी कि बेचारे पिछड़े कौन है। सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करके पाकिस्तान में सप्लाई करता है बलूचिस्तान, और मैं आंकड़े देख चुका हूँ, ये बहुत गहरे पढ़े मैंने। बलूचिस्तान में सबसे कम बिजली है। बिल्कुल। हवाई अड्डे कहाँ हैं वहाँ? शहर कहाँ है? किसने सुना हाँ, कोई शहर वहाँ पे? बिल्कुल। एक शहर है ले दे के उनका, और उसकी तस्वीरें या वीडियो सार्वजनिक हैं, यूट्यूब पे कोई देखे। और दूसरी चीज़ है कि जब वहाँ की आर्मी को प्रॉब्लम्स होती है, वो बलोच बच्चों को उठा लेते हैं, वो उनको एज अ टेररिस्ट घोषित करके मार देते हैं। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं, जो आप डिसअपीयरेंस की वो जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ से गायब हो गए, बहुत बड़ा मूवमेंट है, वो कहाँ गए? तो वो जो गायब लोग हैं वो तो पाकिस्तानी आर्मी ने उनको एलिमिनेट कर रखा है। तो ये तो तमाम चीज़ें वहाँ की सच्चाई है, तो इसलिए वहाँ पे एक रोष है और ये रुकने वाला नहीं है। ये रुकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आज की तारीख में एक बड़ा लिंक भी बन रहा है जो इस रीजन में बहुत तरीके से स्टेबिलिटी को और प्रॉब्लम एनार्की फैल रही है वहाँ पर। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की घड़ी है और उसको इंडिया पे ब्लेम करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करे कि भाई कहाँ पे उनसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और नहीं करेगा तो ब्लेम तो आप किसी को भी करते रहिए, बट यू कैन नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन। कभी आप इस बात की गुंजाइश देखते हैं एक्सपर्ट से बात करते हुए और ख़ुद भी सोचते हुए कि जैसे टीटीपी के कुछ संगठनों की हमने भी बात की, ये लोग और बलूच लड़ाके ये कभी एक होकर भी पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं, इस्लामाबाद में बैठे लोग?
मुश्किल है, लेकिन मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल Differences उस तरीके की जुड़ाव नहीं है, पर उनका एक कॉमन एनिमी हो सकता है, और वो कॉमन एनिमी हो सकता है इस्लामाबाद। ये अलग बलूचिस्तान चाहते हैं, हाँ, वो अलग पख्तूनिस्तान चाहते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारे लोग। एक तो ये है कि पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाए, वो अलग बात है। हाँ, शरिया चाहते हैं जी। तो वो एक कॉमन एनिमी हो सकता है, और इसका रूल आउट नहीं कर सकते कि किसी तरीके का कोलैबोरेशन हो कुछ वे में, हथियारों का, कुछ ट्रेनिंग्स का, पर दोनों के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। तो बलोच का गोल ही पूरा अलग है, और बलोच अपने आप को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह असर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड है बांग्लादेश के लिबरेशन से और तमाम जगह से। और बलोच की जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखिए तो बलोचिस्तान के अंदर मूवमेंट का इतिहास कोई नया नहीं है। आज़ादी के बाद से वहाँ पर 1947 के बाद से भी वहाँ पे मूवमेंट्स हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं जिनको हम अपने देश में भी मानते हैं कि वो बड़े नेता हैं। तो इस तरीके की, और वहाँ के कई सारे लोग आकर के पहले इंडिया में भी पढ़ते थे, ये इतिहास है। तो जो बड़े काफ़ी पढ़े लिखे नेता है उनके पास, पढ़े लिखे नेता जिनको हम हमारी भी दृष्टि में, जैसे हम उन्हें परंपरागत वेशभूषा में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो ऐसी कबीलाई लोग हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, प्रोफेशनल डिग्री लेकर लौटने वाले। जैसे मुझे भी याद आ रहा है, अगर मैं ठीक हूँ, तो अकबर खां बुगटी जो मुशर्रफ के दौर में मारा, उनके अपने बेटे भी जो हैं बाहर से पढ़ लिख के आए हुए लोग हैं, लेकिन वो कबीले की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बुगटी कबीला उनका। तो इस तरीके के लोग हैं वहाँ पर आप उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाते। पूरा आपने पंजाब और सिंध की तरफ से कंट्रोल कर रखा है, तो वो एक प्रॉब्लम्स वहाँ पे बहुत बड़ी है। और कोलैबोरेशन मैं उस दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकल कोई उनका सिमिलरिटी नहीं है, बट हाँ, एक कॉमन एनिमी उनकी है डेफिनेटली, और वो कॉमन एनिमी इस्लामाबाद है। क्या भारत को बलूचिस्तान में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं और बुजुर्गों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, महरक बलोच का मामला है, जिसे लेकर वेस्ट में भी कोई ऐसा नहीं हमदर्दी नहीं है, लोग जानते हैं उन्हें, तो भारत को इसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली अगर ह्यूमन राइट वायलेशंस है, जैसे महरम बलोच का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पे उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल उठाना चाहिए। इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया बीइंग अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द रीजन, जहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव की है, आप तमाम सारे क्वेश्चंस उस पर रेज करते रहिए, वो एक अलग बात है, बट डेमोक्रेसी, हमारे इलेक्शंस होते रहे हैं। अभी यूपी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले आपके बंगाल के इलेक्शंस खत्म हुए हैं, सत्ता परिवर्तन भी आराम से हो जाता है। बिहार में इलेक्शंस, एक आध घटना भी देखने को मिली है जिसमें कोई कह रहा है कि जी मैं इस्तीफा नहीं दूं, लेकिन हमारे यहाँ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो ये मतलब ग्रास रूट लेवल पे पंचायत से लेके इलेक्शंस हो रहे हैं, और किसी मुल्क में इस तरीके से अगर डेमोक्रेटिक राइट को सप्रेस किया जा रहा है, पीओके के अंदर अभी हमने देखा, तो इंडिया का वो भी एक चर्चा है। यस, वो मैं इसमें जोड़ना भूल गया, 5वां पॉइंट तो यही है कि वहां पर भी प्रदर्शन हुए हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी आपने क्या किया, वो कब्जा कर रखा है आपने, पर उनको जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट दिखता है, एक तरफ पीओके है जिसको आपने कब्जा करके रखा हुआ है, और दूसरी तरफ कश्मीर कहते हो, आजाद कश्मीर कहते हो, शासन को चलाते इस्लामाबाद से। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रास्ट साफ साफ दिखता है, और इसलिए वहाँ पे एंगर है। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन बलूचिस्तान में है कि आपको वो दिखता है, जैसे आपने कहा कि बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं, आप मजे कर रहे हो और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये पाकिस्तान को के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस है, पर भारत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एज अ पावर ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि इन मुद्दों को वो उठाए और पाकिस्तान को बोले कि आप इसको एड्रेस करो। आपके यहाँ के देश के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम्स है, इसको आप एड्रेस करो। तो मेरे ख्याल से किसी भी रीजन में अगर डेमोक्रेटिक राइट्स का, सिविलियन राइट्स का सप्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भारत को बिल्कुल बोलना चाहिए। और बहुत सारे बलूच नेता मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भारत का बड़ा जोरदार समर्थन करते हैं क्योंकि पुराना एक इतिहास है, एक ट्रेडिशनल इतिहास है, और वहाँ पे वो गांधी को बहुत मानते हैं, तमाम और चीज़ें हैं। वो तो पठानों में भी है सर। हाँ, तो क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खां की परंपरा है जी, और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बाद में भी सक्रिय रहे, उनके भाई भी सक्रिय रहे, जी जी जी, और खुदाई खिदमतगार। हाँ, तो इंडिया का एक अपना एक रोल है, और इंडिया को देखिए
चाहे वो बांग्लादेश में एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है कि इंडिया ने अपने, भारत गरीब भी था, भारत ने अपने आप को वहाँ से बदल करके गरीब आज तो अब भी है वैसे। गरीब अब भी है, लेकिन आप बड़ी एक इकोनॉमी है, आप इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो डेफिनेटली रीजन के अंदर आप एक बड़ी छलांग लगाई है। हाँ, वैल्यू भी है आपकी। हाँ। आसिम मुनीर पर बहुत बात हो रही है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा है कि उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो काफ़ी मजबूत हो रही है। जी। पहले तो ये बात ठीक है कि दबे छिपे अमेरिका बात करता था सेना प्रमुख से, उसे पता ही नहीं चलाना है। अब बड़ा खुलकर ट्रंप जैसा जब से नेता आया है, और मैं अक्सर कहता हूँ उनकी ये तारीफ तो है कि वो खुलकर बता देते हैं जो कर रहे हैं। तो उन्होंने खुलकर आसिम मुनीर पर प्यार बरसाया है। तो इससे क्या आपको लगता है कि एक असहजता पैदा हो रही है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच में भी? देखिए, शहबाज शरीफ को टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उनको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता हूँ, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर बेचारे वो जेल में है। हाँ, इमरान खान, जिनको की जनता का भरपूर समर्थन मिला उस समय में, उनके पास बहुमत उनके पास है, पर उनका आपने सिंबल छीन लिया। वो सारे इंडिपेंडेंट लड़े, फिर उन पर अलग अलग तरह के प्रेशर डाले। पर आज भी अगर इमरान खान जेल के बाहर हो तो आर्मी के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं। पर इंटरेस्टिंगली यही इमरान खान, ये ब्लू आइड बॉय थे आर्मी के, इनको ही आर्मी लेके आई थी नवाज शरीफ के खिलाफ, ये भी एक सत्य है। तो शहबाज शरीफ को तो ये चीज़, मतलब अब किस्मत के धनी कहिए या जो कहिए, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें इनको ये मिल गया है। आसिम मुनीर इसमें बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर तरह के कैरेक्टर बनकर उभरे हैं। हाँ, आर्मी जनरल बन के उभरे हैं। उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करा के सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को इंडोर्स किया शहबाज शरीफ ने, क्योंकि उनकी वो हिम्मत नहीं थी कि उसको डिनाई करते। आज की तारीख में आसिम मुनीर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली। ये मतलब सिर्फ आर्मी का सपोर्ट इसलिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और उनके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट पे कोई जजमेंट भी नहीं आ सकता है, कोई केस भी नहीं हो सकता है। वो रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बना रखा है। तो ये तमाम चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने नाटक करके अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया, और बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ये जहाँ पर भी शहबाज शरीफ जाते, बड़ी अटपटी सी बात है, मतलब मैं भारत के उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आप नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जा रहा है वहाँ पे सेना अध्यक्ष भी साथ में जा रहा है, और हो सकता है जा रहा हो पर मीडिया में सेना अध्यक्ष बयान दे रहा है, वो मिल रहा है, वो लोगों के साथ डिनर कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डिनर कर रहा है। ये एक बड़ी अटपटी सी बात है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि कौन है जो पाकिस्तान के अंदर सत्ता का कंट्रोल है, और ये अमेरिकन को पता है। अमेरिका और पाकिस्तानी आर्मी की जान पहचान या दोस्ती कोई नई नहीं है, शीत युद्ध के समय से है। पाकिस्तानी आर्मी को आजाद होते ही हो गई थी, पाल पोस्ट के जो बड़ा किया, हाँ। वो तो अमेरिका ने किया है, उनको पता है। और उनको असहजता थी इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने विक्ट्री डिसाइड कर ली। तो अमेरिकन को प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम के थ्रू आज इमरान खान का जो हाल है वो सबको पता है। आसिम मुनीर को वो उनके लिए ब्लू आइड बॉय है, वो जो अमेरिका बोलेगा वो करेंगे, और उनको लगता है कि पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, वेस्ट एशिया में उसका एक अपना एक वैल्यू हो सकता है, इसलिए वो अपना साथ रखना चाहते हैं। इमरान खान के समर्थक बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में वोट किया, बहुमत दे दिया। नहीं, इसलिए भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि आसिम मुनीर ने वहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ें बदल दी है। अगर आप वहाँ के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह में देखें तो आसिम मुनीर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक तो वो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने तरीके से प्रोजेक्ट किया अब पाकिस्तान के अंदर, मैं कहूँगा कि इंडिया का तो इंडियन मीडिया में बहुत चीज़ें आई, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन चूंकि उस समय मैं कनाडा में था और मैं पाकिस्तानी मीडिया को देख पा रहा था, तो जो प्रोजेक्शन पाकिस्तानी मीडिया में था इस ऑपरेशन का, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कितना फैब्रिकेटेड, कितना फॉल्स, और जनता को उन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि आसिम मुनीर हैज गिवन अस अ विक्ट्री। 1971 के वॉर के बाद अगर कुछ भारत का उन्होंने कर दिया है तो ऑपरेशन सिंदूर। उनके विमर्श में वो इस बात को ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो जीत दिलाई, ये जो फतह हासिल हुई है पाकिस्तान को, जी,
तो वो उन्होंने ये नहीं बता रहे हैं। जीत है वो इंडिया को पता ही नहीं चले वो जीत गए। सबको पता है, तो सैटेलाइट्स इमेजिनरीज है, इमेजेस हैं, सब कुछ है। तो ये जो आसिम मुनीर ने वहां पर साइकोलॉजिकल भी, और पाकिस्तानी आर्मी का एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी को वो हमेशा मानते हैं कि एक ऑनेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का जो हाल है, कोई भी पॉलिटिशियन अपना 5 साल नहीं कंप्लीट कर पाया, वो लेजिटिमेसी किसी के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन वहां पे एक अकेलौता इंस्टीट्यूशन है जिसपे जनता को थोड़ा मोड़ा विश्वास भी है कि यही बचा सकते हैं। हाँ, यही बचा सकते हैं हमको। तो उसका फायदा आसिम मुनीर उठा रहे हैं, पूरे विश्व में घूम रहे हैं, लेजिटिमाइज अपने आप को कर रहे हैं, आर्मी को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। मोसाद का ये दावा था, मतलब मोसाद का नहीं था वैसे, आसिम मुनीर को मारने का प्लान बनाया था मोसाद ने। इसमें कुछ सच्चाई है? ये जो खबरें फैली हैं, वैसे पाकिस्तानी सरकार ने नॉनसेंस कहा है। अब देखिए, मोसाद इनको मारना क्यों चाहेगा मुझे पता नहीं, मतलब ये क्या कर रहे हैं। ये था कि ईरान से अमेरिका की जो बातचीत हो रही है उसे डिरेल करने के लिए मोसाद चाहता था कि कुछ हो जाए डिस्टर्बेंस। उससे बड़ा डिस्टर्बेंस क्या होता है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये जो पूरा इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा हवा बना दिया गया। देखिए, पाकिस्तान में मैंने एक आर्टिकल भी किया उसके ऊपर, पाकिस्तान सिर्फ एक ग्राउंड था नेगोशिएशन का। पाकिस्तान वाज नॉट अ प्लेयर इन दैट, मतलब एक न्यूट्रल ग्राउंड था जहां पे हम दो लोग मिल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि एक कैफे में मिल लेते हैं हम और नितिन आप, कैफे इतना रेलिवेंट नहीं है ना। कैफे वाला हमारा झगड़ा नहीं सुलटा रहा है। बिल्कुल, वहां तुमने कॉफी पी बैठे। हाँ, कॉफी पी, वो एक न्यूट्रल ग्राउंड था। अच्छा, ऐसे तो कोई नहीं देख रहा था इसे। नहीं, बट जो फैक्ट है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें जो होती है, और उसके अंदर 3 प्लेयर्स होते हैं जो नेगोशिएशन करा सकते हैं। एक जो बहुत पावरफुल हो, जैसे अमेरिका किसी के बीच में नेगोशिएशन करा, कैम्प डेविड। बिल्कुल। एक वो जो डायरेक्ट पार्टी हो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तीसरा वो जो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। पाकिस्तान की वो हैसियत ही नहीं है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका के सबसे क्लोज है। पालपोस के जो मैंने अभी यूज किया, पालपोस के बड़ा किया, ये ईरान को नहीं पता। और भूलिए मत कि ईरान ने मिसाइल से हमला किया हुआ है पाकिस्तान पे। कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान मानता है, पाकिस्तान हमारे यहाँ भेजता है। अभी कुछ महीने पहले। तो ये हम कैसे मान लें कि जो ईरान इस वॉर की तैयारी पूरे तरीके से कर रहा था और जिसको पता था, उसको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान कौन है? क्योंकि चाइना का एक रोल था, और चाइना ने वो एक न्यूट्रल ग्राउंड की तरह वहां पे एक नेगोशिएशन शुरू कराया, जिसको आसिम मुनीर ने भुजा लिया। मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि यू हैव यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू शोकेस की टू द वर्ल्ड कि हमने कराया। वो एक न्यूट्रल ग्राउंड था जहां पे ये नेगोशिएशन हुआ, और अगर वो इतना रेलिवेंट ग्राउंड होता तो वहां पे कुछ साइन हो जाता। वो तो मिले और चले आए। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड ऑफ आपकी कुछ झड़पें हुई हैं। उसके बाद जाकर के फिर कहीं लंबे समय के बाद अब MOU उनके बीच में हुआ, उसके बाद भी झड़प हो गई अभी बीच में। तो पाकिस्तान वाज अ न्यूट्रल ग्राउंड, अननेसेसरली हम उसको इतना कर रहे हैं। आसिम मुनीर को मैं इस पे पॉइंट जरूर देना चाहूंगा कि ही इज अ क्लेवर पॉलिटिकल प्लेयर। वो उसके बाद ईरान भी चले गए, उसको शोकेस किया गया कि वो उनको मना रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान ने इसमें कुछ चीज़ें वैसी कर रखी थी जिसका उनको थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा कि जब वहाँ पे अली खमैनी की डेथ हुई, उन्होंने इमीडिएटली उनके पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन वगैरह पास किया, तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने की। लेकिन टू से कि ये बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। इट वॉज ओनली अ न्यूट्रल ग्राउंड, एज आई सेड कि वो एक कैफ़े है जहाँ हम दो लोग मिले। अब आपने कैफ़े को इतना हाईलाइट कर रखा है, हो सकता है कैफ़े बड़ा अच्छा हो, सुंदर हो, पर उसको इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेगोशिएशन हमें आपको करना था। तो नहीं हुई होगी साजिश मारने की? आपको क्या लगा? सच्चाई कोई नहीं जानता। नहीं, मुझे लगता है कि एज एक्सपर्ट पूछ रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि मोसाद को इनको मारने की कोई आवश्यकता है नहीं। अच्छा, मतलब मोसाद इनको मार के क्या कर लेगा? इतना कौन सा बहुत बड़ी बात है? सबको पता है ये मर जाएंगे, कोई और पाकिस्तानी आर्मी हेड आ जाएगा, कुछ और करेगा, और उससे वो रेलिवेंट बना देंगे इनको ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत बड़ी ऐसी हस्ती है, या अगर इनके अंदर वो कैपेबिलिटी में जज कर पाता कि ये सचमुच अमेरिका को प्रेशर करके ईरान के लिए एक बेटर डील दिलवा देते, तब डेफिनेटली इजराइल के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। पर मैं आसिम मुनीर की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप में इतनी बड़ी नहीं मानता हूं कि वो मोसाद और इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। ठीक है, तो ये मेरे 4 सवाल
मतलब मोटा माटा 4 सवाल और थे, 4 मुद्दे थे। बस आप हाँ एक जोड़ना चाहे आखिरी चीज मैं जोड़ दूं, जी ये मत भूलिए कि अब्राहम अकॉर्ड में हाँ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि वो साइन करे। तो जो हम आसिम मुनीर और मोसाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें अब्राहम अकॉर्ड भी, अकॉर्ड क्या है ये बता दीजिए। वो अब्राहम अकॉर्ड है कि आप इजराइल के साथ आपके समझौते होंगे और शांतिपूर्ण संबंध बनाइए, शांतिपूर्ण संबंध बनाइए, और वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के थ्रू है। लेकिन पाकिस्तान इजराइल को जो है वो मान्यता नहीं देता। और कमाल क्या है कि उसे बातचीत करवानी है, उसमें एक पक्ष इजराइल है जिसके साथ उसके डिप्लोमेटिक संबंध ही नहीं है। लेकिन ये डील करवा लेंगे। नहीं, वो डील वही है, वो कैफे था, एज अ ग्राउंड है, मतलब, एंड वी शुड अप्रिशिएट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ता है और ये भी थोड़ा सुरक्षित भी रहेगा। परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसने गड़बड़ करी तो उसे सबक भी सिखा ही सकता है, थोड़ा बहुत तो है ही मामला। मतलब ठीक है, आप उसको, मतलब मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं पर 2 पार्टीज जो लड़ रही है वो कहीं पे मिल ली। अच्छी है कि अगर वहां पे पाकिस्तान में मिल लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और आसिम मुनीर नो हाउ टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, दिस इज व्हाट वी हैव टू, मतलब इसका क्रेडिट आप आसिम मुनीर को डेफिनेटली दे सकते हैं कि स्मार्ट मिलिट्री लीडर भी है, स्मार्ट पॉलिटिकल चार्ल्स भी चल लेते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। थैंक यू। मतलब मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि चारों में से कुछ भी अभी थमा नहीं है। जो भी हमने बात की है सब में अपडेट होगा, सब में कुछ नया होगा। जब होगा फिर आपको याद करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धैर्य से सुनने के लिए, धैर्य से देखने के लिए। और वर्ल्ड अफेयर्स की दुनिया ही ऐसी, पल पल कुछ ना कुछ घटता रहता है। तो हर हफ्ते आते हैं मंगलवार को। तो यदि आपको समय ना पता हो तो मैंने बता दिया कि मंगलवार आते हैं, तो देखिएगा ज़रूर पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स। और कमेंट बॉक्स खुला है, पाकिस्तान की बात है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ हिलोरे मार रहा होगा, आपका भी कोई मत होगा, राय होगी, ज़रूर लिखिएगा। सारे कमेंट्स पढ़ते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।